Today we are going to read chapter number 15, our environment of science. We have heard the word environment, है ना? हम सबने environment word छोटी क्लासों से ही ये word सुना है कि environment का मतलब क्या होता है. Can you elaborate this? कोई बच्चा बताएगा what is the meaning of environment? छोटी क्लासों से ही आप ये वर्ड सुनते आ रहे हो. एनवायरनमेंट क्या मतलब है इसका, एनवायरनमेंट का? हाँ जी बेटा बताओ. यस बेटा बताओ. एनीबॉडी? हाँ जी राजदीप. जो हमारे आसपास वातावरण होता है उसको our surrounding. Environment means our surrounding. Okay, environment क्या है? Whatever you see in your surrounding is the environment. Okay, तो इसको लिख लो आप लोग. Write on your books के ऊपर लिख सकते हो जहाँ पे environment लिखा हुआ है. What is environment? Environment is basically our surrounding. Is our surrounding, including plants, means living and non-living things. Okay. You can write on your books. Environment is our surrounding which has living as well as non-living things. ठीक है. Environment हमारा वातावरण जो आसपास हम देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, फूल पौधे पशु पक्षी, ठीक है, मीन्स ये सारे किस में आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? जो मशीनरी है, स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सोफा है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ये सारा हमारे पास क्या है? सारा ये हमारा एनवायरनमेंट है. ओके. हाँ जी बेटा लिख लिया आपने? नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट के बारे में था. often being used on the television, in a newspaper and by people around us. ये वर्ड कहते हैं, आपने सुना होगा, जो लोग यूज करते हैं, आपने टेलीविजन में सुना होगा, न्यूज़पेपर में, और लोग जो आपके आसपास रहते हैं उन्होंने आपको बताया होगा ना, सुना होगा आपने. हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें बताते रहते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कैसा ये पहले था और कैसे कितना हेल्थी था ये पहले, कितने हेल्थी एनवायरनमेंट में वो काम क्या करते थे, है ना. So we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environment issues. Okay, summits का मतलब क्या होता है? जिसमें group of people जो होते हैं, very educated people, वो इकट्ठा होते हैं and वहाँ पे डिस्कशन करते हैं एनवायरमेंट इश्यूज के ऊपर, एंड उन इश्यूज का फिर कोई सोल्यूशन जो है वो बताते हैं वहाँ पे. ओके. सो ये ग्लोबल समिट्स कहते हैं हम लोग. कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज से, जो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, सो कहते हैं कि वो देशों में से जो लोग हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड वो इन इश्यूज को डिस्कस करते रहते हैं. सो इस चैप्टर में वी शैल बी स्टडीइंग हाउ वेरियस फैक्टर्स, कैसे अलग अलग जो फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के अंदर. बेटा एक जो चैप्टर है इसके अंदर फूड चेन्स जो आएंगी, इकोसिस्टम वाला जो एक आपका टॉपिक है, और फूड चेन्स वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है. तो क्या लिखा है यहाँ पे? वी शैल बी स्टडीइंग हाउ वेरियस फैक्टर्स द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर. कितने अलग अलग फैक्टर जिसके साथ एनवायरनमेंट जो है इंटरैक्ट करता है विद ईच अदर, जो how we impact the environment, कैसे हम लोग उसके ऊपर जो है असर डाल रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, कैसे हम लोग इसको पोल्यूट कर रहे हैं. इन क्लास 9 we saw how different materials are cycled in the environment in separate बायोकेमिकल साइकिल्स. इन दीज कहते हैं कि बायोकेमिकल साइकिल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे. कहते हैं कि कैसे हम लोगों ने देखा था चीजों को हम लोग कैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं चीजों को, और एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, है ना. सो इन दीज साइकिल्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदल जाता है. So we shall now see how human activities affect these cycles. अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे जो human activities है, हमारी जो कुछ चीजें हैं, जो हमारी कुछ activities हैं, कैसे इन cycles को असर डालती है.
सो 15.1 है आपके पास, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू एनवायरनमेंट। कहते क्या होता है जब अपने गंदगी, हम लोग घर की से बचा हुआ खाना है, कोई पॉलिथीन बैग्स है, कोई प्लास्टिक बॉटल्स है, बैटरीज होती हैं मोबाइल फोन की, है ना, ये सारा का सारा वेस्ट जो होता है जब हम एनवायरनमेंट के अंदर फेंक देते हैं, है ना, सो क्या होता है, व्हाट आर सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स, व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे। क्या होता है जब हम उनको दूर फेंक देते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दीज। कहते हैं कि एक्टिविटी एक हम लोग करते हैं और इसके आंसर्स हम लोग लेते हैं कि क्या होता है जब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो होता है वह प्लास्टिक का है ना, इंक्लूडिंग पॉलिथीन बैग्स लाइक, और जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, या फिर जो जिससे फॉल स्मेल आती है, तो लीक, कई बार से ग्लास होता है टूटा हुआ घर पे तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, है ना, तो कई चीजों से बदबू फैलती है, कई चीजें जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में एक हानिकारक जो होती है, हार्मफुल केमिकल्स को मतलब प्रोड्यूस कर देते हैं, और जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होने के साथ साथ क्या हो जाती है, डिसीजेज मतलब कॉज करने वाला भी कारण बन जाता है, ठीक है, बीमारियां कई फैल जाती हैं फिर उससे। सो कलेक्ट सम मटेरियल फ्रॉम आवर होम। कहते हैं अपने घरों से कुछ जो मटेरियल है इकट्ठा कीजिए। दिस वुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे, लाइक किचन वेस्ट, है ना, जो आपका बचा हुआ खाना है, लाइक वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स, चाय पत्ती जो होती है बच जाती है चाय बनाने के बाद, मिल्क पैकेट्स, जैसे मिल्क यूज करते हो पैकेट वाला तो उसके पैकेट्स बच जाते हैं ना, पॉलिथीन ही होता है वो तो, एंड आपकी कार्टून, तो जो कैंस होते हैं लाइक, है ना, बचे हुए बॉटल्स होती हैं वो, एंड वेस्ट पेपर, जो हम लोग पेपर जैसे वेस्ट कर देते हैं ना, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मींस इसके अंदर टैबलेट्स होती हैं, बबल पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़े, एंड ब्रोकन फुटवेयर, जो पुराने हमारे जूते जैसे फट जाते हैं ना, तो कहते हैं कुछ सामान है आपने कलेक्ट कर लिया अपने अपने घर से, एंड bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available you can collect the material in an old bucket, a flower pot, and cover with at least 15 centimeter of soil। तो क्या कह रहा है, बरी मटेरियल, मतलब कि इस मटेरियल को जो आपने इकट्ठा किया है उसको क्या करना है, बरी, बरी क्या करना है, मतलब धरती के अंदर दबा देना है उसको, ठीक है, स्कूल गार्डन में कहते हैं उसको दबा दो। इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, अगर वहां पे कोई स्पेस नहीं है, स्पेस ही नहीं है आपके वहां पे, तो क्या करना है आपने, यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, एक पुरानी सी बकेट लो, कोई फ्लावर पॉट ले लो, और उसके अंदर 15 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है एटलीस्ट, ठीक है, उसके अंदर इसको कवर कर दो। सो कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट, मतलब उसके ऊपर पानी छिड़क दो, एंड ऑब्जर्व एटलीस्ट एट 15 डेज इन इंटरवल, उसको मतलब बीच बीच 15 दिन तक आप इसको ऑब्जर्व करते रहना है आपने। what are the materials that remain unchanged after long period of time। अब देखना जो वेजिटेबल पील्स हैं जैसे, है ना, वो सारे के सारे टी लीव्स हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, बट जो बाकी जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, पॉलिथीन बैग्स होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, है ना। so what are the materials which change their form and structure over time। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज कर दी, and of these material that are changed which one changed the fastest। सबसे ज्यादा चेंज जो है वो कौन सी हुई है, किसने अपनी फॉर्म बदली है। So we have seen in the chapter on life processes that food we eat is digested by various enzymes in a body, है ना। so कहते हैं कि जब हमने लाइफ प्रोसेसेस का नाम का एक चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि फूड जो हम खाते हैं वो डिजेस्ट हो जाता है, बहुत सारे हमारे बॉडी वैसे एंजाइम निकलते हैं, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं, और जिससे क्या होता है, फूड जो है हमारा डिजेस्ट होता है, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर व्हाई द सेम एंजाइम्स डजंट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। हर एक चीज जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर देता, कितनी हार्ड कई कॉम्प्लेक्स चीज खा लेते हैं हम लोग, उसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर देता। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो जो हम खा रहे हैं फैट्स को तोड़ने के लिए अलग जैसे एंजाइम चाहिए, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, है ना। सो कहते हैं कि कोल जैसे हम खा रहे हैं, पॉलिथीन बैग हमने सपोज खा लिया, कोई पेपर हमने खा लिया, तो उसको डिजेस्ट करने के लिए एंजाइम तो हमारी बॉडी में है ही नहीं, है ना, ना ही हमें कोई एनर्जी उससे मिलेगी। कोल खाने से, कोला खाने से क्या कोई एनर्जी मिल जाएगी हमें, नहीं। हमें तो फूड खाने से जो बॉडी हमारी डिजेस्ट कर लेती है एंजाइम्स को रिलीज करके, हम तो वो खाएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण की वजह से मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स will not be broken down by the action of bacteria or other saprotrophs। so क्या लिखा है, कहते हैं कि जो ह्यूमन मेड मैन मेड थिंग्स हैं, कौन कौन सी मैन मेड थिंग्स, लाइक प्लास्टिक्स हो गया, वाटर बॉटल्स हो गई, है ना, जो ग्लास हो गया, will not be broken down, ये टूटेंगी नहीं, by the action of bacteria। बैक्टीरिया जब उनके ऊपर आके उनको डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, सैप्रोट्रॉफ उनको आके डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे,
will not broken, वो टूटेंगे नहीं. So these material will be acted upon by physical processes. So ये क्या होगा, इनके ऊपर physical processes होगा, जैसे कि इनको बहुत ज्यादा high temperature, high उनको pressure जो है वो दिया जाए, but under the ambient conditions found in the environment these persist for a long time. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनको बहुत लंबा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में. So substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. So देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, या आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. What are biodegradable substances? So substances that are broken down by biological process. ठीक है, बायोलॉजिकली अगर कोई चीजें जो substances होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. How many of the substances you buried were biodegradable? कहते हैं ऊपर जो आप पढ़ के आए थे एक्टिविटी में, उसमें से कौन से substances है जो buried हमने जो किए थे वो biodegradable हैं, जैसे वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गए, है ना. So substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. इसको अंडरलाइन कर लो. So substances that are not broken down, वो substances जो टूटते नहीं हैं biological processes से, हम उसको क्या कह देते हैं, non-biodegradable कह देते हैं. और ये substances जो क्या है, these substances may be inert and simply persist in the environment for a long time and may harm the various members of the ecosystem. ठीक है, so ecosystem क्या होता है ये आगे आपको आएगा. So कहते हैं कि जब substances ये वाले हैं कि inert होते हैं, मतलब इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्ट नहीं करते ये, एंड लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, जैसे किसी ग्रासलैंड के हैं, पाउंड, यहाँ पर जैसे फिश होती है ना, एक इकोसिस्टम है ओशन का, लेक्स का, रिवर्स का, ये सारे इकोसिस्टम्स हैं. तो वो कहते हैं कि उनके मेंबर्स को, मतलब उनके जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं, उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, असर डालता है इनके ऊपर. So next है आपका 15.2 activity. Use the library and internet to find out more about biodegradable and non-biodegradable substances. So कौन-कौन से biodegradable substances है, कौन से non-biodegradable substances हैं, कहते हैं वो ढूंढो. How long are various non-biodegradable substances expected to last in our environment? कहते हैं कितने लंबे समय तक जो ये non-biodegradable substances हैं ये आपके environment में रहते हैं. These days new type of plastics which are said to be biodegradable are available. कहते हैं आजकल कुछ ऐसे प्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम आजकल यूज कर रहे हैं. फाइंड आउट, आपने इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर और इसको लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. कहते हैं क्यों कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ऐसा क्यों होता है. तो क्या लिखा है, द रीजन व्हाई सम substances are biodegradable and some non-biodegradable is because microorganisms जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जैसे सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो have a specific role to play and they can break down only natural products. ठीक है, तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ही सिर्फ डिकम्पोज कर सकते हैं, मैन मेड ह्यूमन मेड जो होते हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के स्क्रैप्स हो गए, है ना. सो बट दे कांट ब्रेक डाउन मैन मेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो मैन मेड प्रोडक्ट्स है उनको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया एंड पॉलीथीन हो गया. सो बेस्ड ऑन दिस सम सब्सटेंसेस, इसके ऊपर ही ये है कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर जो होते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. दे हैव कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन ओनली नेचुरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ उसको ही ब्रेक डाउन कर सकता है, बट दे कांट ब्रेक डाउन मैन मेड प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक हो गया. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इसलिए हम कहते हैं कुछ सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल एंड कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिव any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. कहते हैं किस तरीके से जो biodegradable substances होते हैं वो हमारे environment को affect करते हैं. So, क्या लिखा है, कहते हैं following are the ways in which biodegradable substances would affect the environment. They keep the environment clean as they are easily decomposed. कहते हैं कि वो क्या करते हैं, they keep the environment clean. वो हमारे वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं. एज दे आर इजिली डिकम्पोज, क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे जल्दी से जल्दी वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल स्क्रैप्स का मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ. सो वो क्या होते हैं, इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं. दे कैन इजिली गो थ्रू द जियोकेमिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स की हेल्प से जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट, गिव एनी टू वेज इन व्हिच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे हैं उनका क्या असर होता है एनवायरनमेंट पर, वो क्या इफेक्ट करता है. तो कहते हैं वो क्या सिंपली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, पानी को पोल्यूट करता है, मिट्टी को पोल्यूट करता है ना. दे मे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन एंड ऑफ ह्यूमन.
वो क्या करता है कि जो हमारी फूड चेन होती है, ठीक है, रिजल्टिंग इन एंड ऑफ ह्यूमन, मतलब वो जो फूड चेन है उसको ये असर करता है, ये सब चीजें, क्योंकि बिकॉज मिट्टी में ही खाना बनना होता है। अगर मिट्टी पोल्यूट हो जाएगी तो जो फूड है, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स वहां पे उग रहे हैं, है ना, उनके अंदर भी पॉइजन जाएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हवा सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन। सो अगर एयर ही पोल्यूट हो जाती है तो हाउ वी टेक ऑक्सीजन। तो वाटर पोल्यूशन है, पानी गंदा हो जाएगा, तो जो अगर हम पानी को पियेंगे तो इससे हमारी हेल्थ भी नुकसान जो है वो होगा उसको। ओके, सो नेक्स्ट आपका 15.2 इकोसिस्टम, और ये क्या होता है। सो बेटा, इकोसिस्टम इन विच ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड आल्सो विद द एनवायरनमेंट दे हैव एंड विच दे आर लिविंग, ठीक है, उनके अंदर भी वो क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो क्या लिखा है, such as say कि plants, animals, microorganisms, human beings as well as physical surrounding, सारी चीजें जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है, विद ईच अदर, एंड इन्वायरमेंट के अंदर क्या करती हैं, वो बैलेंस बना के रखती हैं। All the interacting organisms in the area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. So ecosystem के अंदर क्या लिखा है, देखो, ecosystem consists of biotic components, जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब इसके अंदर नॉन लिविंग कह लो आप एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाता है, कंप्राइजिंग साथ साथ फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एयर एंड मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, बेटा इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दिए, देखो, इफ यू विजिट अ गार्डन, कहते हैं अगर आप एक गार्डन में विजिट करते हो, यू विल हैव फाइंड डिफरेंट प्लांट्स, वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स होंगे, जैसे हर्ब्स हो सकती हैं, शर्ब्स हो सकती हैं, हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट जैसे है ना, तो शर्ब्स थोड़े से बड़े प्लांट, एंड जो ट्रीज होते हैं जैसे है ना, बड़े बड़े पेड़, सो मतलब फ्लावर्स वाले, फ्लावर बेरिंग प्लांट हो सकते हैं, रोज, जैस्मिन, जैसे सनफ्लावर, एंड उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं कुछ, जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। सो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे है ना, सो इंसेक्ट्स को, जैसे फ्रॉग है वो इंसेक्ट खा रहा है अपना, इंसेक्ट जो है कुछ कीड़े मकोड़े जो पत्तों के ऊपर लग रहे हैं पेड़ों के, या फिर फ्लावर्स के ऊपर, तो उसको खा रहा है ये इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है ना। इस तरीके से ज्यादा इंसेक्ट भी नहीं हो पाते अगर फ्रॉग है वहां पर, तो इस तरीके से क्या कह रहा है वो, कि ऑल दीज सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो गार्डन इज एन इकोसिस्टम। सो गार्डन क्या है, क्या इकोसिस्टम है। सो अदर एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी हुई है, लाइक फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, these all are ecosystem example. So these are natural ecosystem, while gardens and crop fields are human made, means artificial ecosystem। ठीक है, सो कह रहा है ग्रासलैंड जैसे होते हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, वो सारी क्या है हमारे पास, नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। बट जैसे हमारे पास क्रॉप है, गार्डन गार्डन है, पार्क है, वो तो हमने खुद बनाई है ना, मतलब मैन मेड है ये। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स है। तो ये यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी हैं, कि जो इकोसिस्टम होता है, what is ecosystem, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, what is ecosystem। So all organisms such as plants, animals, microorganisms, that are interacting with each other and with the environment in which they are living, they are also interacting with that environment। okay, so examples यहाँ पे अगर आपको आ जाता है example, so you can take example of garden, and you can also take examples of ponds, rivers, oceans, forests, ये सारे examples हैं। So there are two types of ecosystems, one is natural ecosystem that are made by nature, example river, forest, and on other side we have artificial ecosystem, example crop field and garden। नेक्स्ट है 15.3 एक्टिविटी, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम। अब ये एक्वेरियम जो होता है जिसमें हम फिश रखते हैं, है ना, जार बड़ा सारा एक्वेरियम, जिसमें पानी है, कुछ प्लांट्स हल्के फुल्के होते हैं, और उसके अंदर फिश रखी होती है, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, सॉरी फिश होती है वहाँ पे छोटी छोटी, एंड वो एक्वेरियम का हमने एग्जांपल लेना। बट ये क्या है, एक्वेरियम और रिवर के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं कोई, है ना, उसमें फिशेस हैं, फिश है उसमें भी, रिवर में भी, बट कहता है कि रिवर तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, बट एक्वेरियम क्या है, क्या मैन मेड इकोसिस्टम है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि जो एक्वेरियम है वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर मैन मेड है, तो ये कौन सा है, मैन मेड इकोसिस्टम है। लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन, चलिए हम देखते हैं, एक बनाते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। कहते हैं कि एक्वेरियम आप बनाओगे, है ना, तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए,
जैसे घर पे ही आप एक कांच का बर्तन ले लेते हो, उसके अंदर पानी डाल देते हो और फिश रख देते हो उसके अंदर, है ना। तो उसको क्या क्या चाहिए, फिश को क्या क्या चाहिए, फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए उसको खुली जगह चाहिए, तो एक बड़ा सारा जार आपको चाहिए उसके लिए, है ना। सो वाटर, पानी चाहिए उसको, तो मर जाएगी वो तो। ऑक्सीजन चाहिए उसको, फूड चाहिए उसको। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप इरेटर, ठीक है। तो उसके अंदर कहते हैं एक्वेरियम के अंदर हम इरेटर लगा सकते हैं, जिसके अंदर मतलब उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन पंप, जिसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड फिश ऑक्सीजन एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, फिश फूड अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, हम वहां से ले सकते हैं। ओके, इफ वी ऐड अ फ्यू aquatic plants and animals it can become as self sustaining ecosystem। तो कहते हैं अगर हम कुछ जो इक्वेटिंग प्लांट्स और इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अगर हम इसके अंदर रख देते हैं, तो ये अपने आप ही एक सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब हमें खाना से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ही बन जाएगा। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, कैसे ये होता है। एक्वेरियम जो है वो बेटा क्या है, इट इज अ ह्यूमन मेड एग्जाम्पल। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, कैसे हैं कहते हैं जब हमने जैसे उसको बना दिया, एक्वेरियम के अंदर फिश डाल दी, उसका फिश फूड डाल दिया, कुछ प्लांट्स रख दिए उसके अंदर, ऑक्सीजन पंप रख दिया, तो क्या हम उसको ऐसे छोड़ सकते हैं बाद में। व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ व्हाइल, नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको क्लीन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नहीं तो फिश जो होगी उसके अंदर मर जाएगी। डू वी हैव टू क्लीन पाउंड्स और लेक्स इन द सेम मैनर, क्या हमें जरूरत होती है कि पाउंड्स लेक्स जो है उसको हमें साफ करने की, पाउंड को तो जरूरत पड़ती है, झीलों को भी पड़ती है, बट जैसे बड़े बड़े ओशंस हैं, रिवर्स हैं, है ना, वो इतने बड़े कैसे हम उसको साफ करेंगे। व्हाई और व्हाई नॉट। नेक्स्ट देखिए, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट organisms can be grouped as producers। so बेटा इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सो आपने बेटा क्लास छोटी क्लास में पढ़ा ही है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कैसे वो अपने एनवायरनमेंट से सब्सटेंस ले रहे हैं, खाने के लिए फूड कैसे ले रहे हैं, उस तरीके से उसका नाम जो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स का, डिकम्पोजर्स का पड़ जाता है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस। अब आप जो हम ऊपर बना के आए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो हमने ये बनाया था एक्वेरियम का, सो क्या सीखा हमने उससे, which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substances using radiant energy of sun in the presence of chlorophyll। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेगा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मींस शुगर, स्टार्च बना लेगा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से सनलाइट को और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर सनलाइट को यूज करके। तो कौन होता है, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एंड इसको बेटा अंडरलाइन करो, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच कैन प्रोड्यूस फूड, जो खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस by which green plants prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll by taking raw material like water, carbon dioxide, okay, and this category are called producers। so इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर्स कहेंगे। okay, so organisms depend on the producers either directly or indirectly for the sustenance। so कहते हैं अपने जीने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही उनको डिपेंड होना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स है ना, हार्बीवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं कि वो सीधा घास खाते हैं, प्लांट्स खाएंगे, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। बट अगर कार्निवोर्स की एग्जांपल करें, है ना, कार्निवोर्स क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, बट अगर घास ही नहीं होगा तो हर्बीवोर्स जो है वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तभी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा पाएंगे ना, अगर हर्बीवोर्स होंगे तो। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। these organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये कंज्यूमर्स का बताया हुआ है आपको कि ऑर्गेनिज्म जो खाना बना बनाया खाना जो बन चुका है खाना उसको लेते हैं डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं, या फिर जिन्होंने प्लांट्स खाया है वो उनको खा जाते हैं, ठीक है, उनको हम कह देते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियस एज, जैसे देखो लिखा हुआ है हर्बीवोर्स हो गया, कार्निवोर्स हो गया, है ना, ओमनिवोर्स हो गया एंड पैरासाइट्स हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, कंज्यूमर्स के एग्जांपल्स हैं। सो कैन यू गिव एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। देखो हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स है ना, डियर,
घास खाने वाले जैसे होते हैं डियर हो गया, जिराफ, एंड कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनिवोर्स दोनों ही खाते हैं, जैसे बियर हो गया, बियर मांस भी खा लेता है और प्लांट प्रोडक्ट भी, इससे हनी होता है उसको भी खा लेता है ना। तो ओमनिवर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी आ जाता है इसमें। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जांपल्स आ जाती होती हैं। Imagine the situation where you do not clean the aquarium. Imagine कहते हैं आप एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ आप एक्वेरियम साफ नहीं कर पाती हो, सारे प्लांट्स जो मर जाते हैं। Have you ever thought what happens when an organism dies? क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग, जैसे कि कहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एंड ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है, कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड रिमेन्स को, मतलब जो चीजें मर जाती हैं उनको, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को, मरे हुए जीवों को वो डिकम्पोज कर देता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो कौन होते हैं डिकम्पोजर्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहकर कहते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन आल्सो एज दे ब्रेक डाउन। अब डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स? दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या करते हैं? बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत भारी भरकम जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, वो भी इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिट्टी के मिलने के बाद वो एक तरह की क्या बन जाती है? खाद बन जाती है, that helps plants to grow। ठीक है, जो पौधों को हेल्प करती है ग्रो होने में। what will happen to the garbage? कहते देखो क्या होता है उस कूड़े के साथ, डेड एनिमल प्लांट जो होते हैं इन देयर एब्सेंस, क्या होगा उन सारे, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते ना हो तो क्या होगा? जो कूड़ा होता है हमारे आसपास, मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स जो जंगल में जैसे होती हैं, तो ऐसे बदबूदार जगह बन जाएगी ना वो, जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है तो बहुत गंदा हो जाएगा अगर उसको चीजें साफ ना की जाए वहां से। तो वहां पे कौन जाता है? इतने जंगल में कौन जाएगा साफ? का कर्मचारी थोड़े लगा रखे हैं साफ सफाई करने के लिए, है ना। वो तो अपना एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है फॉरेस्ट का। जंगल में क्या होता है? जंगल में कोई भी चीजें मर जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्पेंडर्स होते हैं वहां पे, जो एनवायरनमेंट को वहां पे क्लीन कर देते हैं। विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे ऐसे, तो क्या नेचर ऐसे रिप्लेसमेंट जो रिप्लेनिशमेंट है सॉइल की, मिट्टी की, क्या हो पाएगी? मिट्टी ऐसे मतलब साफ हो पाएगी? नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 15.4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना भी। तो फूड चेन्स का अभी आगे यहाँ पे आपको ये कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के बारे में अच्छे से पता लगेगा। सो व्हाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स? कहते क्या, जब हमने एक्वेरियम बना रहे थे आपने ऐसा तो नहीं कि उसमें एक ऐसा एनिमल डाल दिया जो दूसरे दूसरे जो आपने एनिमल डाला हुआ है वो उसको खा जाएगा? अगर वही उसको खा जाएगा तो एक ही एनिमल बचेगा, बिकॉज एक्वेरियम के अंदर तो बहुत कम हम लोग एनिमल्स डालेंगे ना, बहुत सारे कम जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको डालेंगे। सो व्हाट वुड हैपन अदरवाइज? मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। तो बाकी कहते हैं कि ये फूड चेन कहलाती है कि एक दूसरे के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं। राइट द aquatic organisms in order of who eats whom and form फूड चेन एट लीस्ट 3 स्टेप्स। तो कहते हैं aquatic organisms का, देखो एक प्लांट है, जैसे उसको फिश ने खा लिया, फिर थोड़ी सी बड़ी फिश थी उसने उसको खा लिया, तो ये बनाओ। नेक्स्ट है फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। तो क्या होता है ये? इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग टू वन अनदर। तो हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की देखो ये बनाई हुई है उन्होंने, जो एक दूसरे को खाता है, ठीक है। ये देखो जैसे कि छोटे से प्लांट है, उसमें इंसेक्ट ने खा लिया, उसमें से वीट लगी है, वीट को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को सांप खा रहा है, स्नेक, एंड स्नेक को फिर ये ईगल है वो खा रहा है। ये जंगल का देखो क्या है, फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को डियर ने खाया और डियर को किसने खा लिया? लाइन ने खा लिया, ठीक है। फिर ये देखो फिर से आ गया कुछ प्लांट प्रोडक्ट है, ये कैप्रिकॉन है, केकड़ा है, उसको है ना क्रैब भी कह देते हैं, उसने खाया, फिर उसको क्रैब को किसने खा लिया? फिश ने खा लिया। फिर उसके बाद क्रेन आ गई, उसने फिश को खा लिया। ऐसे तरीके से कहते हैं ये चीजें जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ये फॉरेस्ट है ए वाला। बी वाला देखो एक ग्रासलैंड है जहाँ पे घास होता है, तो उसको एक ऐसे कौन कौन से वहां पे एनिमल्स होते हैं। एंड एक पाउंड का, ये जो है एक पाउंड का आपको इकोसिस्टम बता रहा है। सो वी हैव फाउंड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग टू वन अनदर, the series or organism taking part of various biotic levels from a food chain. So each step or level of the food chain form a trophic level
द ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, मींस जो सेल्फ अपने आप खाना जो खुद बनाते हैं उनको हम कह देते हैं। आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉफ। तो क्या करते हैं वो सोलर एनर्जी की हेल्प लेते हैं। इन द प्रेजेंस सोलर एनर्जी दे मेक फूड एंड प्रोवाइड इट टू द अदर कंज्यूमर्स, मतलब हर्बीवोरस को फिर वो देते हैं खाना। फिर हर्बीवोरस कौन होते हैं बेटा, ये देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स कम्स एट द सेकंड स्मॉल कार्निवोरस। सो क्या लिखा है, प्राइमरी और हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद देखो क्या लिखा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद है टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। देखो प्रोड्यूसर्स मतलब खाना बनाने वाले, ऑटोट्रॉफ्स आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद देखो क्या आया यहाँ पे, हर्बीवोरस इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, कम्स एट द सेकंड, फिर वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले क्या था यहाँ पे, खाना बनाने वाले प्रोड्यूसर प्लांट्स, उसके बाद प्लांट्स को खाने वाले, ठीक है, मींस जैसे ये हो गया इंसेक्ट हो गया, या फिर ये जैसे डियर हो गया, क्रैब हो गया, वो क्या हो गया हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, जिसने प्लांट्स को खाया। अब प्लांट्स को खाने वाले कौन है, हर्बीवोर्स, वो यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गया, ठीक है। यू कैन राइट हियर प्लांट्स, हियर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स की यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो हर्बीवोर्स हैं हमारे, एंड सेकेंडरी की जगह फिर आप लिख सकते हो कार्निवोर्स, लाइक, है ना। सो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं स्मॉल कार्निवोर्स और एट द सेकेंडरी लेवल एट द थर्ड एंड स्मॉल कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स जो होते हैं वो टर्शरी लेवल पे आ जाते हैं। लार्ज मतलब बड़े बड़े जैसे होते हैं, जैसे टाइगर हो गया, बहुत बड़ा जानवर है ना, सो लाइन हो गया, वो क्या होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो फोर्थ लेवल पे आते हैं। सो वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल, तो हम पता ही है कि जो खाना हम खाते हैं फ्यूल का रूप, ईंधन का जो होता है, एक्ट करता है, जो हमें एनर्जी देता है, गिव्स अस एनर्जी, है ना। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। Thus the interaction among various components of the environment involve फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट। तो बेटा क्या हो रहा है, जैसे हिरन ने खाना खाया, उसको एनर्जी मिल गई, अब क्या हो रहा है, जो हिरन जो है वो, हिरन को कौन खाएगा, हिरन को भी शेर खा लेगा या टाइगर खा लेगा, तो उसमें इसकी एनर्जी जो है चली जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे तक। सो नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, thus the interaction among various components of the environment involves flow of energy from one component to another. As we have studied, the autotrophs capture energy present in the sunlight and convert into a chemical energy. So sunlight को लेके वो energy को क्या कर देता है, chemical energy में convert कर देते हैं, कौन, plants, autotrophs या producers. This energy support all the activities in the living worlds. For autotrophs, from autotrophs energy जो होती है वो किसमें चली जाती है, heterotrophs में या फिर decomposers में चली जाती है। कई बार प्लांट जैसे गिर जाते हैं, है ना, तो आंधी आती तूफान आता है, प्लांट टूट जाता है, नीचे घर पे धरती पे टूट जाता है, उसको हम डेड मान लेते हैं, और वो डिकम्पोज बाद में हो जाता है। जो डिकम्पोजेस होते हैं बैक्टीरिया फंगी उनके ऊपर लग जाती है और उसको डिकम्पोज कर देती है, ठीक है। सो however, as we saw in the various chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment which cannot be used again, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे ट्रांसफर करते हुए जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है, तो कुछ एनर्जी होती है वो क्या होता है, उसको वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, अब देखो ये क्वेश्चंस देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चंस निकलेंगे आपके। तो कितना फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट के अंदर, वहाँ पे जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट, देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर कैप्चर्ड अबाउट 1% ऑफ एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, 1% ऑफ एनर्जी जो होती है वो लेते हैं सनलाइट से, दैट फॉल्स ऑन देयर लीव, जो उनके पत्तों के ऊपर है ना पड़ती है, और वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय, अब ये ग्रीन प्लांट्स है यहाँ पर, तो ये कौन खा रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स खा रहे हैं इसको, हर्बीवोरस आ गए यहाँ पे, इनको खा लिया। ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट, बहुत सारी जो एनर्जी थी हीट के रूप में वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गई। एंड सम अमाउंट गोज इनटू डिजेशन, कुछ जो एनर्जी थी उनकी डिजेशन में भी लग गई, पचाने में लग गई, कुछ काम जो उसने किया उसमें लग गई। सो रेस्ट गोज उनके ग्रोथ में भी लगा, है ना, जैसे फूड से हमें एनर्जी मिलती है तो कितनी हमें वो काम करने के लिए ताकत देती है, तो हमारी एनर्जी उसके अंदर वेस्ट हो जाती है, फिर से दोबारा हम खाना खाते हैं, फिर वो ताकत मिलती है, फिर हम काम करते हैं, है ना, तो इसे साइकिल चलता रहता है। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में उनकी एनर्जी जा रही है। एज
average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the lab. तो कहता है कि सिर्फ 10% जो मतलब जो उन्होंने खाना खाया हुआ है उनकी बॉडी में रहता है, एंड दूसरे मतलब कंज्यूमर्स के लिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है उनके लिए वो बचा रहता है. सो देयर 10% कैन बी टेकन एज एवरेज वैल्यू. हम 10% बेटा एवरेज वैल्यू लेंगे जो नेक्स्ट लेवल तक जाती है. ठीक है. Since so little energy is available, कितनी थोड़ी एनर्जी होती है, 10% कुछ भी नहीं होता, इतनी एनर्जी जो होती है नेक्स्ट लेवल के लिए बचती है. ठीक है. फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स. कहते हैं फूड चेन्स के अंदर ज्यादा 3 या 4 स्टेप्स होते हैं. लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट. हर एक स्टेप के ऊपर. ठीक है. जैसे कि घास खा रहा है ये, इसने 1% सनलाइट को यूज किया प्लांट्स ने अपनी फूड बनाने के लिए. फिर उसके बाद ये आ गया 10% एनर्जी इसके अंदर बिकॉज उसने खाया है, हर्बीवोर्स ने खाना खाया और उसके अंदर उसने काम भी किया है, रिप्रोड्यूस किया है ना, ग्रोथ भी हुई है उसकी बॉडी की. तो एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है इन सब चीजों में. कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है जब वो खा रहा होता है. ठीक है. तो क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी बचती है दूसरे के लिए. जैसे कोई और एनिमल आता है और उसको खा लेता है आके, तो 10% एनर्जी जो होती है उसके अंदर कन्वर्ट होती है. फिर उसके अंदर भी जाके ये सारा का सारा जो होता है, मतलब 10% एवरेज मान लो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. सो क्या लिखा है, सेंस सो लिटिल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी जो है अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर्स के लिए. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ओनली 3 और 4 स्टेप्स एंड लॉस ऑफ एनर्जी ईच स्टेप. इतनी ज्यादा एनर्जी जो होती है लॉस होती है हर एक स्टेप के ऊपर. वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4. बहुत ही कम एनर्जी जो यूजेबल होती है इन 4 ट्रॉपिकल लेवल्स के बाद बचती है. ठीक है. So there are generally a greater number of individual at the low tropical level of the consumers. The greatest number is of producers. सबसे ज्यादा कहते हैं कि कौन है, producers हैं, मतलब ये प्लांट सबसे ज्यादा है. Length and complexity of food chains vary greatly. मतलब ये हर एक जगह पे अलग अलग होती है. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organism. है ना. जैसे देखो प्लांट्स है, प्लांट्स को कितने एनिमल्स खा रहे हैं. देखो अलग अलग फूड चेन्स हैं बट प्लांट्स को जो खाने वाले हैं वो अलग अलग हैं. ठीक है. जैसे ये देखो यहाँ पे वीट है, वीट को फ्रॉग खा रहा है. यहाँ पे कुछ छोटे वाले जानवर हैं जिनको प्लांट्स खा रहे थे और फिर उसके बाद फिश ने उनको खा लिया. है ना. तो यहाँ देखो ये जो चूहा है, चूहे को ये कुछ मंगूज आ गया, उसने खा लिया, ऐसे कुछ बना रखा है. ये आपके पास खरगोश है ना. खरगोश के बाद कोई फॉक्स जैसे आ गई, उसने उसको खा लिया. तो ये तो ऐसे करके कहते हैं ये बना हुआ है. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism which in turn, तो उसके बाद फिर से 3-4 जने इसको जो है वो खा सकते हैं. ठीक है बेटा. तो ये देखो जहाँ पे एग्जांपल बनाई हुई है, ये देखो मोर है ना. तो एक घास, मोर भी जो है वो उसको भी मोर भी खा सकता है घास. है ना. तो ये देखो जो एक बड़ा जानवर है, किन किन को ये खा सकते हो, एरो बना हुआ है, ये बर्ड इसको भी खा सकता है. फिर उसके बाद ये देखो ये सारे एनिमल्स को ये खा सकता है. ठीक है. एरो बने हुए हैं. मोर देन वन एनिमल दे कैन ईट. सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट line food chain, relationship can be shown a series of ब्रांचिंग. इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं. ठीक है. फूड चेन क्या था, वो तो सिंपल एक ये जो है एग्जांपल्स आपकी, इसके सिर्फ 3 और 4 स्टेप्स होते हैं फूड चेन के. बट जो फूड वेब होता है उसमें क्या होता है कि